हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। ये हमारे आज के करंट अफेयर 6 जून 2022 का जो आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही इनको प्रिपेयर किया गया है और इसको अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित आपके पास दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट पहला कहता है, आदर्श कामगार नियमावली में प्रावधान है कि श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली मजदूरी नाम मात्र की नहीं होनी चाहिए बल्कि उचित मजदूरी होनी चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक कैदी को सभी मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है जब तक कि संविधान द्वारा अनुमति ना दी जाए। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा, दोनों या इनमें से कोई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए, यानी कि स्टेटमेंट ए सही है, दूसरा गलत है। जैसे कि इसका जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, इसको किसने माना है, इसको आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने माना है। जैसे कि देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य वर्सेस जो चलना रामकृष्ण रेड्डी में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक कैदी सभी मौलिक अधिकारों के हकदार हैं जब तक कि संविधान द्वारा उनकी कटौती नहीं की जाती। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, इसका होगा आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट पहला कहता है, सर्वेक्षण शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। स्टेटमेंट सेकंड कहता है, यह कक्षा 3 से 8 के बच्चों की सीखने की क्षमता और उनके 5 साल की जो उनकी अवधि का एक व्यापक मूल्यांकन सर्वेक्षण है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है, सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में ही किया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए, यानी कि स्टेटमेंट पहला। दूसरा और तीसरा गलत है। जैसे कि क्यों गलत है, इसमें जो तीसरी कक्षा 3 से और कक्षा 8 तक नहीं, कक्षा 3 भी है, कक्षा 5 भी है, कक्षा 8 भी है और कक्षा 10 भी है। और 5 साल की नहीं, ये कितनी साल की है, तो इसकी 3 साल की अवधि के लिए किया गया है। और ये ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि जो शहरी क्षेत्र हैं या जो गवर्नमेंट स्कूल हैं और जो स्टेट के हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों और चाहे वो हमारे सरकारी से सहायता प्राप्त स्कूल हों या फिर हमारे निजी यानी कि प्राइवेट स्कूल हो, उन सभी के लिए भी इनका मूल्यांकन किया गया है। इसमें ये टोटल जो है 720 जिले में 1.18 लाख स्कूलों को इसमें पार्टिसिपेट किया गया, जिसके अंतर्गत 34 लाख स्टूडेंट ने इस प्रक्रिया में क्या पार्टिसिपेट किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको ये बताना है कि इन तीनों कथन में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ओके, पहला स्टेटमेंट है, भारत दुनिया में बिजली का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है जिसकी स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक बिजली खपत विश्व औसत बिजली खपत से अधिक है लेकिन विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता देश की कुल क्षमता के 40% से अधिक हो गई है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही गलत है, तो जिसकी तीनों की तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। जैसे ही भारत दुनिया का चौथा नहीं बल्कि तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता वाला देश है, जैसे कि ये तीसरा है, इस प्रकार से ये गलत है। दूसरा, महामारी के पूर्व 2019-20 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक बिजली खपत 1208 किलोवाट घंटा थी जबकि विश्व औसत में 3207 किलोवाट थी। विकसित देशों में 10,000 से 15,000 किलोवाट से कम था, अतः दूसरा कथन भी हमारा क्या होता है, गलत होता है। हाल ही में जोर देने के बावजूद अक्षय ऊर्जा देश की कुल क्षमता 31 दिसंबर 2021 तक केवल 39% तक थी, यानी कि 50 गीगावाट से 40 गीगावाट या फिर 40 गीगावाट। अतः इस प्रकार से हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। पिछले 7 वर्षों में स्थापित और ऊर्जा क्षमता में 17 गुना वृद्धि हुई है और यह 49.5 गीगावाट है। भारत ने 158.17 गीगावाट की कुल गैर जीवाश्म आधारित स्थापित ऊर्जा क्षमता के साथ अपने NDC लक्ष्य को इन्होंने हासिल तो कर लिया है, जो कि कुल स्थापित बिजली क्षमता का कितना है, 40.2% है। तो इस तरह से हमारे तीनों की तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। आपको ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। जैसे कि हमारे चित्रकला के क्षेत्र में वर्ली किससे संबंधित है, महाराष्ट्र से। झरना पाटा किससे संबंधित है, पश्चिम बंगाल से। पटचित्र किससे संबंधित है, उड़ीसा से। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं। ओके, तो इसका जो हमारा राइट आंसर यानी है कि हमारा डी, यानी कि तीनों के तीनों हमारे सही हैं।
जैसे कि दिए गए हैं कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के वर्ली आदिवासी अपने घरों की दीवारों पर चित्रों से सजाते हैं, जिसमें उनके जीवन को दर्शाने वाले दृश्य होते हैं, जैसे पौधरोपण होता है, अनाज ले जाना, नृत्य, बाजार भ्रमण, उनके दैनिक जीवन की अन्य नियमित गतिविधियों का चित्रण होता है। पश्चिम बंगाल का झलन पाटा चित्र ऊर्ध्वाधर कागज का रोल होता है, जिसका धार्मिक महाकाव्यों से कहानियाँ सुनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उड़ीसा के पटचित्र प्रसिद्ध कविता, गीत, गोविंद, प्राचीन कवियों, लेखकों और गायकों के भक्ति पदों की कहानियों का इनमें क्या होता है, चित्रण होता है। तो इस तरीके से हमारे क्या है, तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपके ऑप्शन पहला वाला है, नलायरा दिव्य प्रबंधम वेदों की आलोचना करने वाली लिंगायतों की रचना है। आंडाल एक वैष्णव महिला संत थी। तेवरम संतों द्वारा रचित कविता रचना है। तो इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी, यानी कि हमारा दूसरा, आंडाल एक वैष्णव महिला संत थी, सही है। तेवरम संतों द्वारा रचित एक कविता रचना है, ये भी हमारा सही है, लेकिन हमारा पहला गलत है। जानेंगे क्यों। कथन 2 और 3, जबकि कथन 1 सही नहीं। नलायरा जो दिव्य प्रबंधम तमिलनाडु के अलवार संतों की रचना है। किसकी रचना है? तमिलनाडु के अलवार संतों की रचना है, ना कि वेदों की। ओके, तमिल वेदों के रूप में जाने जाते हैं। इसके कथन संस्कृत के 4 वेदों के समान महत्वपूर्ण है। आंडाल एक प्रमुख अलवार संत महिला थी, सही है, जिनकी रचनाएं तमिलनाडु में व्यापक रूप से गाई जाती थीं। अप्पा संबंदरम सुंदरार की कविताओं का संकलन तीव्रम में है। यह 10वीं सदी में संकलित और वर्गीकृत संग्रह है। ओके, तो इस तरह से हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन, उत्तरापथ और दक्षिणापथ प्राचीन भारत के 2 महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे। निम्नलिखित में से कौन सी बस्तियां उत्तरापथ के संधि स्थल पर अवस्थित थीं? कौन सी बस्तियां अवस्थित थीं? आपके ऑप्शन है ए मथुरा से तक्षशिला, बी उज्जैन से मथुरा, सी उज्जैन से तक्षशिला, या डी तक्षशिला से अवंतिका। तो कौन सा हमारा स्टेटमेंट्स इनमें से सही है? तो जो हमारी जो भारत की जो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे वो कौन से थे? तो उसका जो राइट आंसर वो थी मथुरा से तक्षशिला। जैसे कि प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के 2 प्रमुख महामार्ग थे, जिसमें उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उत्तरापथ और मध्य एवं प्रायद्वीपीय भाग का दक्षिणापथ है। उत्तरापथ का प्रयोग प्राय तक्षशिला से दक्षिण में मथुरा से लेकर उज्जैन तक किया जाता था। दक्षिणापथ मगध राजगृह से उज्जैनी एवं नर्मदा घाटी होते हुए असमक महाजनपद में स्थित प्रतिष्ठान तक दक्षिण दिशा में चलते हुए भारत के पश्चिमी तट की ओर जाता था। तो हमारा कौन सा है? तो हमारे जो प्रतिष्ठित जो मार्ग हैं उत्तरापथ और दक्षिणापथ के वो थे मथुरा से तक्षशिला तक। ओके, अगला प्रश्न, मुगलों की मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपका पहला प्रश्न, यह पद वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयुक्त श्रेणीकरण प्रणाली थी। पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है मनसबदार वास्तव में अपनी जागीर में नहीं रहते थे या उनका प्रशासन नहीं करते थे, बल्कि उनका केवल अपने आनवांतरों एजेंट के राजस्व के अधिकार होता था। तीसरा स्टेटमेंट कहता है पद और वेतन जात नामक संख्यात्मक मूल्य द्वारा निर्धारित किया जाता था। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है सीमित का? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि हमारी तीनों की ही तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जैसे कि मनसबदार जो थे मुगलों द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक श्रेणीकर प्रणाली थी। इसका उपयोग जैसे कि पद, वेतन, जिम्मेदारी निर्धारित किया करते थे। मनसबदार वास्तव में अपनी जागीर में नहीं रहते थे, उनका जो प्रशासन है नहीं करते थे, बल्कि उनका केवल उच्च आवांतकों यानी कि एजेंट राजस्व का अधिकार होता था। पद और वेतन एक संख्यात्मक मान द्वारा निर्धारित किए जाते थे। जितना उच्च होता था यानी जिसका पद जितना ऊंचा होता था उसका वेतन भी उसका ही उतना ऊंचा होता था, जो जितना नीचे था उसको वेतन भी उतना ही कम मिलता था। इनके अनुसार ये प्रथा थी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा सिंधु जल संधि के संबंध में आपको सिंधु जल समझौता उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है। आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे कि 1947 में पहला स्टेटमेंट कहता है कि स्वतंत्रता के समय इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। स्टेटमेंट दूसरा कहता है इसकी दलाली विश्व बैंक ने की थी। तीसरा स्टेटमेंट कहता है IWT से संबंधित कोई भी विवाद यानी कि इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी
कोई भी विवाद सीधे मध्यस्थता के न्यायालय में जाता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है और पहला और तीसरा गलत है। जैसे कि इसकी दलाली, जी हाँ, इसकी दलाली जो है विश्व बैंक ने की थी। जैसे कि सिंधु जल समझौता जो हुआ था 19 सितंबर 1960 को हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, वो भी विश्व बैंक के द्वारा। तो यानी इस तरह से हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 1947 को नहीं हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट कहता है सिंधु जल संधि एक 3 चरणीय विवाद समाधान तंत्र भी प्रदान करता है, जिसके तहत दोनों पक्षों के प्रश्नों को स्थायी आयोग में हल किया जा सकता है या अंतर सरकारी स्तर पर भी उठाया जा सकता है। जल बंटवारे पर देशों के बीच अनसुलझे प्रश्नों या मतभेदों के मामलों में, जैसे तकनीकी मतभेद, कोई भी पक्ष निर्णय लेने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए विश्व बैंक से संपर्क कर सकता है। कोई भी पक्ष पूर्वोत्तर से के निर्णय से संतुष्ट नहीं है या संधि की व्याख्या या सीमा के विवाद मामलों में मध्यस्थ न्यायालय में इसको भेजा जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड सही है और पहला और ये गलत है। 1960 में हुआ था और IWT नहीं, जिसको न्यायालय में भेजा जा सकता है। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट जारी करता है? यानी कि क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट है वो कौन सा स्टेटमेंट इसको जारी करता है? आपके ऑप्शन है ए जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि IPCC, सेकेंड है प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ जैसे IUCN, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP या स्वास्थ्य और प्रदूषण पर वैश्विक गठबंधन GAHP। तो कौन है जो क्लाइमेट चेंज को लेकर एक रिपोर्ट है जो प्रकाशित करता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन ए, जी हाँ, यानी कि इंटरनेशनल जो क्लाइमेट चेंज है वो इसको प्रदर्शित करता है। IPCC जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक ज्ञान की स्थिति, इसके प्रभावों और भविष्य के जोखिमों और जलवायु परिवर्तन को कम करने के विकल्पों का मूल्यांकन करता है। यह अपनी सदस्य सरकारों द्वारा सहमत विषयों पर विशेष रिपोर्ट भी तैयार करता है, साथ ही कार्य प्रणाली रिपोर्ट की जो ग्रीन हाउस गैस सूची तैयार करने के लिए भी दिशा निर्देश करता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन नियमों के बारे में। जो ई कचरा होते हैं, ई वेस्टेज होते हैं, जैसे कि हमारे लैपटॉप्स या हमारे मोबाइल फ़ोन्स जिसका हम यूज़ नहीं करते, तो उसको रिलेटेड आपके पास 3 कथन हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, कौन सा सही नहीं है, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है उपभोक्ता सामान कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम से कम 60% 2023 तक एकत्रित पुनर्नवीनीकरण किया जाए, यानी कि उनको रीयूज़ या फिर उसको रिसाइकल बेस पे इसको रीयूज़ कर सकें या इसको रिड्यूस कर सकें, ये उनका कहना है। और सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कहता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है मुख्य इकाई है जो EPR प्रमाण पत्रों के व्यापार के समन्वय करती है। तीसरा स्टेटमेंट है विस्तारित उत्पाद जिम्मेदारी EPR प्रमाण पत्र किसी विशेष वर्ष में एकत्रित और पुनर्नवीनीकरण के लिए ई कचरे की मात्रा को प्रमाणित करते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है? 1, 2, 1 और 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, हमारे तीनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारे सही है। ठीक है, जैसे कि हम जानेंगे उपभोक्ता सामान कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माताओं को इनको क्या 60% 2023 तक एकत्रित पुनर्नवीनीकरण यानी इसको रीमैन्युफैक्चर या रिफर्बिश्ड या रीयूज़ इनको हम कर सकते हैं, और 2025 तक इसको 70% और 2080% तक बनाने का इसको टारगेट किया गया है। नियम कार्बन क्रेडिट के समान प्रमाण पत्रों में व्यापार की एक प्रणाली को लागू करते हैं जो कंपनियों को अस्थायी रूप से कमियों को दूर करने की अनुमति देता है। जैसे कि हम इसको एक तरह से रेटिंग कर सकते हैं, रेटिंग में इनकी जो कमियां होती हैं तो वो इनसे दूर कर सकते हैं। एक तरह से इनकी वार्निंग प्रणाली सिस्टम के तहत इनको प्रमाण पत्र दे सकते हैं कि आपके मतलब कि इतना प्रोग्राम किया, आपको इतना इस तरह कैसे आपको प्रमाणित किया जाता है। ओके, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व जैसे EPR प्रमाण पत्र एक कंपनी द्वारा एक विशेष वर्ष में एकत्रित और पुनर्नवीनीकरण किए गए ई कचरे मात्रा को प्रमाणित करते हैं और एक संगठन अपने दायित्वों को पूरा करने में मदद करते हैं। किसी अन्य कंपनी को अधिशेष मात्रा बेच सकता है
और कंपनी को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना हो, जैसे कि उनको ऑनलाइन पंजीकरण, ई कचरा जो ई वेस्टेज होता है जो उसके लिए निर्दिष्ट भी करना होगा, जिसके सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये एक मुख्य इकाई है EPR प्रमाण पत्रों के व्यापार का समन्वय करती है। जैसे कि उनको सर्टिफाइड कर सकते हैं हम ई कचरे को लेकर और उनमें एक अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से कौन सा, आपके पास 4 स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, पहला स्टेटमेंट कहता है पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण, संवहन, अभिवहन और चालन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। सेकेंड स्टेटमेंट का कहना है विकिरण तथा अभिवहन की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इन प्रक्रियाओं द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात से भी संभव है। तीसरा स्टेटमेंट है पृथ्वी के ऊष्मा बजट में चालन की प्रक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथा स्टेटमेंट कहता है पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों से भी ऊष्मा का विकिरण निरंतर होता रहता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे कि आप जो इसका सेकंड स्टेटमेंट कह सकते हैं विकिरण तथा अभिवहन की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं, तो इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, गलत होता है। ओके, क्योंकि आवश्यकता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है पृथ्वी के ऊष्मा बजट में चालन की प्रक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस तरीके से ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत होता है, नहीं है। पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है। जैसे कि संक्षेप में जानेंगे, पृथ्वी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी के सतह के निकट वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है, जिससे जो पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे क्या होती है, गर्म होने लगती है। पृथ्वी के संपर्क में जो वायु आती है वो गर्म होने लगती है। जैसे कि अभी इंडिया में देखें तो प्रेजेंट में क्या चल रही है, लू चल रही है। लू यानी कि जो हीट वेव कहते हैं हम जिसको। ओके, इसके फलस्वरूप जो निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी क्या हो जाती हैं, इससे गर्म हो जाती हैं। इस प्रक्रिया का चालन कहा जाता है। चालन की क्रिया तभी होता है जब आसमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है, वायु में ताप का संचरण करती हैं। वायु में लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। ऊर्जा के स्थानांतरण की यह प्रकार केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित नहीं रहता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। तो इस तरीके से हमारा पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है और तीसरा और दूसरा गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, तापमान की विलोमता की स्थिति में वायुमंडल में अस्थिरता उत्पन्न होती है। सेकंड स्टेटमेंट, तापमान की विलोमता के लिए वायु में नमी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें से पहला भी हमारा गलत है स्टेटमेंट और दूसरा भी गलत है। अब क्यों गलत है, जैसे कि तापमान की विलोमता के कारण ऊपर गर्म और हल्की वायु तथा नीचे ठंडी और भारी वायु के कारण वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है। ऊपर गर्म और नीचे कैसी होनी चाहिए, ठंडी वायु होनी चाहिए, जिसमें क्या है उसको बैलेंस बना रहता है। इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, गलत है। परंतु यह स्थिरता सौरेख पार्थिव विकिरण द्वारा विलीन हो जाती है। तापीय विलोमता ध्रुवीय प्रदेशों, मध्य अक्षांशों के बीच हिमाच्छादित भागों तथा घाटियों में अधिक होती है। गर्म तथा ठंडी जलधाराओं के संगम स्थल पर भी यह दशा उपस्थित हो जाती है। तापीय विलोमता के लिए धरातल के पास शुष्क पवन होनी चाहिए। शुष्क यानी कि ड्राई एयर होनी चाहिए, ताकि वह पार्थिव विकिरण का अधिक अवशोषण न कर सके। जलवाष्पों से युक्त आर्द्र पवन पार्थिव विकिरण का अधिक अवशोषण कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ध्रुवीय जलवायु में स्पष्ट ऋतुएं होती हैं, जबकि विषुवतीय जलवायु में स्पष्ट ऋतुएं नहीं होती है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, भूमध्य सागरीय जलवायु आर्द्र प्रकार की जलवायु है, अतः इस प्रकार के प्रदेश में सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या था, स्टेपी जलवायु आर्द्र शुष्क प्रकार की जलवायु है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन 3, केवल तीसरा स्टेटमेंट सही, यानी जलवायु जो आर्द्र शुष्क प्रकार की जलवायु है, पहला और दूसरा गलत है। जैसे क्यों, जैसे कि भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब शीत पछुआ पवनों के प्रभाव में आता है। इस प्रकार उष्ण शुष्क गर्मियों में मृदु एवं वर्षा युक्त सर्दियां इस जलवायु की विशेषताएं हैं। इस जलवायु प्रदेश में रसदार फलों के वृक्ष पाए जाते हैं। स्टेपी जलवायु मध्य अक्षांशों में महाद्वीपीय के आंतरिक भागों में पाई जाती है। ओके,
तो अगला स्टेटमेंट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। पहला है उत्तरी गोलार्ध में 61% क्षेत्रफल जलमंडल तथा 39% क्षेत्रफल स्थलमंडल का विस्तार है। सेकेंड स्टेटमेंट है दक्षिणी गोलार्ध में 81% पर जलमंडल और मात्र 19% क्षेत्रफल पर स्थलमंडल है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक वर्षा होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा जो है आंसर तीनों ही सही है। ये सही बात है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक वर्षा होती है। सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए सही है कि 81% क्षेत्रफल जलमंडल है, 19 पर स्थलमंडल है। तो ये भी हम जानते हैं 81% पर हमारा पानी है और 91% एरिया ही ऐसा है जिसपे हम एक तरह से निवास करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 61% क्षेत्रफल पर जलमंडल है, नॉर्थ पे हम कह सकते हैं, और 39 पर स्थल मंडल है नॉर्थ साइड में। ये तो सही है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।